दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एमएससीआई इंडेक्स में यस बैंक का वेटेज बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक के लिए और नया इन्वेस्टमेंट आने की राह आसान हो चुकी है। अब आप देख ही सकते हो आज बाजार में गिरावट का माहौल था। निफ्टी बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक में गिरावट हुई, यस बैंक ने क्लोजिंग ग्रीन में दी है। आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, भले ही ब्रोकरेज हाउस लगातार सेल के टारगेट दे। और सबसे जो बड़ी बात है कि वो जो सेल के टारगेट देने वाले ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने खुद ने यस बैंक में होल्डिंग ली हुई है, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, जो होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं और लोगों को कह रहे कि इन स्टॉक के अंदर आप शेयर बेच दें। तो आप ये समझ सकते हो कि उनका दोहरा मापदंड यहाँ पे। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और निकल के आ रही है यस बैंक से संबंधित, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज 47,687 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने। 172 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.36% गिरा निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक पे लगभग उतनी ही गिरावट थी। 23,716 के स्तर पे 79 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.33% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, ये दिख रहा है क्लियरली। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने प्रदर्शन अच्छा किया। आज आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 22.70 पर, क्लोजिंग कल की थी 22.55 के आसपास। इंट्राडे में 22.45 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली। लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी लौट के आई, इसने 22.75 का हाई बनाया गिरते बाजार में। और अंत में क्लोजिंग 22.60 के आसपास रही, जहाँ पे 0.22% की हमें तेजी देखने को मिली। अब इसमें वॉल्यूम देखा तो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम थोड़ा सा कम होकर 27 करोड़ तक आ गया और 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल के वॉल्यूम की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है फिलहाल वेट एंड वॉच करें, यहाँ पे वो स्टॉक में बिकवाली करना पसंद नहीं करे और नहीं फ्रेश फिलहाल खरीदारी हो रही है। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब यही है कि स्टॉक थोड़ा अभी देखे तो आने वाले समय के एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एमएससीआई इंडेक्स में मई के रिव्यू में देखें तो यस बैंक, सुजलॉन जैसे शेयरों में वेटेज बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अलावा जोमेटो और पॉलीकैब इंडिया का भी वेटेज स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ एमएससीआई इंडेक्स ने मई के रिव्यू में देखें तो कुछ स्टॉक को यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें आप देखो पीबी फिनटेक लिमिटेड, इसके अलावा देखें तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड, जिनको नया ऐड किया गया है एमएससीआई इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा भी कुछ और इंडेक्स में शामिल हुए जगह जैसे सोलर इंडस्ट्रीज है, मैनकाइंड फार्मा, बॉस, इंडस टावर, कैनरा बैंक। अब एमएससीआई के जो इसमें देखें तो नया $2.5 बिलियन का नया निवेश आने की संभावना बन रही है पैसिव इन्फ्लो इंडिया के बाजार में। तो देखते हो कि जो इंडेक्स का जो वेटेज है वो देखें तो 18.3% के आसपास है, जो बढ़ के 19% तक पहुँच जाएगा। तो नोमा का कहना है कि यह हाईएस्ट इंडेक्स होगा दूसरे ईएम इंडेक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे पीबी फिनटेक, सुंदरम फाइनेंस और एनएचपीसी, फोनिक्स मिल्स वगैरह आप देखें, इनमें करीब 200 से लेकर $300 बिलियन का नया निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज बढ़ा उसमें देखें तो वेदांता है, जोमेटो, पॉलीकैब इंडिया, यस बैंक और सुजलॉन एनर्जी, इनका वेटेज बढ़ाया गया, यानी इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। एमएससीआई इंडेक्स ने यस बैंक, सुजलॉन जैसे शेयरों पर भरोसा किया है। दूसरी तरफ देखें तो पेटीएम और आईजीएल जैसे स्टॉक है उनको एमएससीआई ने स्मॉल कैप में इंडेक्स में शामिल कर लिया है, यानी उनकी वेटेज को घटा दिया है। तो यहाँ पे जो इन स्टॉक के अंदर वेटेज बढ़ा है एमएससीआई इंडेक्स में, उन स्टॉक के लिए पॉजिटिव संभावना बन रही है, वहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। यानी एक तरह से ग्लोबल इंडेक्स की तरफ से मोहर लग चुकी है कि ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसी को लेकर नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो उनके जो हेड है अभिलाष पगारिया, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस समय हम इंडिया के बाज़ार को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। म्यूचुअल फंड की काफ़ी अच्छी एंट्री इस समय दिखाई दे रही है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। एचएनआई और रिटेलर की तरफ से भी इंडिया के बाज़ार में निवेश किया जा रहा है, तो एक अच्छा मौका है और आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव दिख रही है। ये मार्केट का जो आगे की संभावना सीनेरियो दिख रहा है वो पॉजिटिव है।
ऐसे में इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा मौका है। तो कुल मिला के देखें तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यस बैंक और सुज़लोन जैसे शेयरों में, जहाँ पे एमएससीआई ने उसकी वेटेज को बढ़ाया है, यानी आने वाले समय और निवेश आएगा इन स्टॉक के अंदर। ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आपको पता ही होगा कि यस बैंक को डुबाया है राणा कपूर ने, उसके साथ में डीएचएफएल के जो प्रमोटर थे उन्होंने भी घोटाला किया, रिश्वत दी थी राणा कपूर को, उसके बदले में बहुत सारा लोन ले लिया था और वो सारा बाद में एनपीए हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 34,000 करोड़ का जो फ्रॉड का मामला था उसमें जो सीबीआई की तरफ से धीरज वाधवान को अरेस्ट कर लिया गया है डीएचएफएल मामले में। तो यहाँ पे देख दो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि डीएचएफएल के प्रमोटर धीरज वाधवान आखिर फाइनली अरेस्ट हो चुके हैं और उनके ऊपर 34,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का घोटाला लगा हुआ है जो यस बैंक के साथ उन्होंने किया था। और देख सकते हो कि मुंबई में उनको अरेस्ट किया गया और अब यहाँ पे उनको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में अब उनके ऊपर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। देख सकते हो कि 2022 में उनको अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर अलग अलग केस चल रहे और ऑलरेडी देखें तो यहाँ पे इनको एंट्रीम बेल भी मिली थी और उसके पीछे मेडिकल ग्राउंड की वजह से, क्योंकि बीमार थे और उनका इलाज भी हॉस्पिटल में चल रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको ये एंट्रीम बेल दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग मामले बने हुए हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि ये लंबे नपने वाले अभी। तो कुल मिला के यस बैंक में जिस तरह से घोटाले होते हैं उसके बाद में एक के बाद एक जो जितने भी जिन्होंने ये घोटाले किए थे वो सब अंदर जेल में जा रहे और वैसे बेल भी मिल रही है, क्योंकि बहुत समय लंबे से होने के बाद तो बेल मिल जाती है। लेकिन वो सबसे बड़े रिकवरी, उनसे जो रिकवरी जो बड़ा घोटाला यानी 34,000 करोड़ की बड़ी रकम है, ये अगर वापस यस बैंक को मिल जाती है तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी राहत हो जाती है। भले ही इसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि 30% भी मिल जाए तो काफ़ी बड़ी रकम है। ये सबसे बड़ी बात है, रिकवरी होनी चाहिए। खाली उनको अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। जो लोगों की गाड़ी कमाई इन्होंने लूटी है। कुल मिला के देखें कि यस बैंक के लिए एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर है और ये रिजल्ट भी इस बार हमने बेहतर देखा है। और जो ब्रोकरेज हाउस है जो सेल के टारगेट दे के लोगों को डरा रहे थे, और आप समझ सकते हो कि ये पूरी तरह से एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि खुद जो ब्रोकरेज हाउस चाहे कोटक हो या आईसीआईसीआई बैंक जिन्होंने सेल के रेटिंग दिए, जिन्होंने 18 और 19 के टारगेट दिए, वो खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए। कोटक महिंद्रा बैंक का भी निवेश है और साथ में यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का भी निवेश है। तो आप समझ सकते हो कि डरने की जरूरत नहीं है, निवेश को बनाए रखे। आने वाले समय यस बैंक में सब ठीक होता हुआ दिखाई देगा और फिर यस बैंक के शेयर की प्राइस भी कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट जरूर निगेटिव बना हुआ है, 44% बाई की कॉल है लेकिन हमने 56% सेल की कॉल है, यानी लोगों का रुझान इस समय थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है। 100 में से 56% लोग बेचना पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे भी वजह है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बिकवाली के सेल के टारगेट। अब एक बार कम्युनिटी सेंटीमेंट के बाद इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 21 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 20 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और बड़ी तो 18 तक जाने की संभावना दिख रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 24 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 26 तक जाता हुआ दिखा देगा। तेजी और बनी तो फिर 27 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ले। आने वाले समय बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि जल्दी इसको प्रमोटर भी मिलेगा और सारी चिंताओं से मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी इसने मैदान मार लिया है। पूरे मार्केट में ये सबसे आगे बैंकिंग सेक्टर में यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे। ऐसे में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।